chapter 2 in our today's class. Chapter is basic concepts of national income. We are going to discuss about the concept of domestic territory and normal resident in our class. Domestic territory क्या होता है और normal resident क्या होता है, इसके बारे में हमें अपना डिस्कशन लेना है. डिस्कशन लेना क्यों है, पहले ये समझते हैं. हमारा आज का डिस्कशन इसलिए रहेगा क्योंकि जब आप फर्दर नेशनल इनकम की बात करोगे तो नेशनल इनकम दो तरीके से पढ़ी जाती है, एक तो नेशनल लेवल पे और एक डोमेस्टिक लेवल पे. तो अब नेशनल लेवल और डोमेस्टिक लेवल में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस समझने के लिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट इसके कंसेप्ट पता होने चाहिए. अब देखिए, स्टार्ट करें अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी से, तो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का मतलब है हमारी कंट्री का ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल फ्रंटायर जहां पे कवर हो रहा है. राइट, एकदम सिंपल अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए इंडिया क्या है, आपके लिए एक लेमैन के लिए इंडिया क्या है, आप सबके लिए इंडिया है सिंपल इंडिया का बॉर्डर. और इंडिया ये इस तरीके से देखिए, ये हमारे लिए इंडिया है. राइट, ये जो ब्लू स्काई ब्लू दिख रहा है ये हमारे लिए नॉर्मल इंडिया है. इंडिया के मैप में हमने ज्योग्राफी में यही पढ़ा है. लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट इससे बहुत ज्यादा है. अदर देन दिस मैप ऑफ इंडिया, इंडिया में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है एंड इवन सम थिंग्स व्हिच आर विद इन दिस मैप फिर भी वो इंडिया की नहीं मानी जाती. यानी आप मानिए ये जो इंडिया हमें मैप में दिख रहा है, इस इंडिया के अंदर हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा ऑफिस लोकेटेड हो जो इवन इंडिया में होने के बाद भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. तो ये डिटेल में हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में. देखिए क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूडेड होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में. सबसे पहले दिमाग में क्लियर रखना, फॉर अ लेमैन हु इज हैविंग नो नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, फॉर हिम और हर the meaning of domestic territory would be confined only up to the political frontiers of a nation. उसके लिए जो भी political frontiers है वही क्या है, domestic territory है. तो पहला पॉइंट देखिए क्या इंक्लूड होता है, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, जहां जहां हमारी पॉलिटिकल पार्टीज लग रही है या जहां जहां हमारी कंट्री का नाम लग रहा है, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स इन द कंट्री, हमारी कंट्री की वाटर बॉडीज भी इंक्लूड होगी. अदर देन दिस, सेकेंड पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, ships and aircrafts operated by residents of a country between two countries. हमारी कंट्री के लोग अगर किसी दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में कोई भी शिप्स या कोई एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो हमारी कंट्री का ही पार्ट माना जाएगा. एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस इंडिया की कंपनी है. अब इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट्स है वो रशिया और जापान के बीच में अगर ऑपरेट हो रही है, इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट्स रशिया और जापान के बीच में ऑपरेट हो रही है, तो डेफिनेटली वहां पे उनको फ्लाइट लैंडिंग के लिए और अलग अलग पर्पस के लिए अपनी कुछ लैंड वगैरह उन्होंने परचेज करके रखी होगी या एरिया ऑफ ऑपरेशन लिया होगा. वो एरिया ऑफ ऑपरेशन विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. या इंडियन एयरलाइन ने अगर रशिया और जापान के बीच में अपनी फ्लाइट को ऑपरेट करके अर्निंग की है तो वो अर्निंग इंडिया की डोमेस्टिक अर्निंग का पार्ट होगी. अब ये कंसेप्ट एक बार में सुनेंगे तो आपको लगेगा थोड़े बहुत डाउट्स है, तो माइंड को एक बार ब्रॉड और क्लियर छोड़ना. हम इसको 2-3 बार डिस्कशन में लेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ लेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया दैट domestic territory, firstly, it includes complete political frontier of a nation. Other than it, it also includes the ships and aircrafts that are operated by people of our country between two different countries. Number third, देखिए, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by residents of a country in international waters. International water body है, उस वाटर बॉडी पे कोई फिशिंग प्लेटफॉर्म है, कोई फिशिंग वेसल है, या फिर कहीं कोई ऑयल का या नेचुरल गैस का कोई रिग है या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जो इंडिया का रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है और वहां ऑपरेशन का उसने एक्सक्लूसिव राइट ले रखा है. यानी इंटरनेशनल एरिया में कुछ ऑपरेट करने का हमारे इंडिविजुअल ने परमिशन ले रखी है, राइट ले रखा है. अब ऐसे में अगर वो वहां कुछ भी ऑपरेट कर रहा है
that will be treated as a part of domestic territory of India. इसका एक एग्जांपल सुनिए. सपोज एक बड़ी सी शिप इंडियन ने कहाँ पे खड़ी कर दी है, इंटरनेशनल वाटर्स में. अब वो शिप वहीं उसने फिक्स कर दी, उसको मूव नहीं कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से बाय बोट्स वहां तक जाते हैं, उस शिप को रुक के फिशिंग वेसल्स, फिशिंग बिजनेस कर रहे हैं, और वो ऑब्टेन करते हैं ओशियन से या वो इंटरनेशनल वाटर बॉडी से कुछ भी चीज, और वापस उस बोट में बैठ के आ जाते हैं, और जो भी कैरी करके लाए हैं उसका बिजनेस इंडिया में कर लेते हैं. तो ऐसे में अगर उन्होंने उस शिप को वहां खड़े करने के लिए परमिशन ली है, ऑपरेटिंग राइट्स लिए हैं, तो वो भी इंटरनेशनल वाटर पे होने के बाद भी वो शिप इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी. इट मीन्स मैप में तो नहीं शो हो रहा है, बट देन ऑल्सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. In case you get any doubts, just wait for a few seconds. Let me complete the topic. Then after I will clear out your question. Okay. Have a look on point number 3. Embassies, consulates, and military establishments of the country located abroad. अगर हमारी कंट्री का कोई भी कंसुलेट या कोई भी मिलिट्री डिपार्टमेंट या कोई भी एम्बेसी है, हमारी कंट्री की एम्बेसी है, एम्बेसी समझते हैं ना, हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, या हमारी कंट्री का जो रिसर्च वर्क हो रहा है उनको कंट्रोल करने के लिए जो बॉडीज सेटअप है. अगर इंडिया की एम्बेसी दुनिया के किसी भी कोने में है, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी. रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारी एम्बेसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में ऑपरेट कर रही है, हमारी कंट्री की है, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्मल ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी. किसी दूसरी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते. एक बार दोबारा सुनिए. डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी कंट्री का जो मैप हमें शो हो रहा है वो मैप, उस मैप के अलावा 3 चीजें और इंक्लूड होगी. क्या क्या? हमारी कंट्री के लोग अगर कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन 2 अदर कंट्रीज, तो वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. नंबर 2, अगर कोई भी फिशिंग वेसल है या कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ऑयल्स के, नेचुरल गैस के कोई भी रिग्स है जो इंटरनेशनल एरिया पे है बट उसका ऑपरेशन राइट इंडियन ने ले रखा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा. नंबर 3, हमारी कंट्री की कोई भी एम्बेसी है, कहीं भी लोकेटेड हो, वो हमारी कंट्री की ही मानी जाएगी. ठीक है, अब आगे देखिए. एक्सेप्शंस, 2 चीजें ऐसी है जो भले ही हमारे इंडिया के मैप के अंदर अंदर हो, फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएगी. यानी मैप में तो शो हो रही है बट हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है. क्या क्या? फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन कंसुलेट्स या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट. जैसे हमारी एम्बेसी जिस कंट्री में है, उस कंट्री में होने के बाद भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसी तरीके से अगर हमारे इंडिया में किसी दूसरी कंट्री की कोई एम्बेसी है, आपने वो मूवी देखी होगी पीके मूवी, उसमें अगर हम बात करें सुशांत सिंह की, तो वो किसमें काम करता था? पाकिस्तान एम्बेसी में. एम्बेसी कहाँ थी? दिल्ली में थी, राइट. तो वो एम्बेसी इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी. ये समझ में आ गया होगा आपको. एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर जापानीज एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. सेकेंड पॉइंट देखिए, काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे WHO हो गया, UNO हो गया. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रही है और इनके कोई भी ऑफिसेस हमारी कंट्री में है, तो वो हमारी कंट्री में होने के बाद भी हमारी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेंगे. 5 important points. Repeating the points for you. Just have a look. सारे पॉइंट्स वापस से पढ़ रहे हैं. ये देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए हम डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ते हैं, तो पहले तो जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? वो आउटपुट जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हुआ. अब हमें ये तो पता चलना चाहिए कि हमारी कंट्री का क्या मतलब है. तो इस ब्लू मैप के अलावा भी हमारी कंट्री में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है. देखें जरा क्या क्या इंक्लूड किया जाता है. पॉलिटिकल बॉर्डर तो इंक्लूड होता ही है. कोई भी एम्बेसीज हमारी अगर ओवरसीज लोकेटेड है यानी किसी दूसरी कंट्री में लोकेटेड है, तो वो भी इंक्लूड होगी. और शिपिंग वेसल्स वगैरह जो हमारे नेशन के हैं वो भी इंक्लूड होंगे.
और क्या इंक्लूड होगा? शिप्स और एयरक्राफ्ट जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस होते थे। दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी आपके लिए, यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखी है, अच्छे से देखें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। फॉरेन गवर्नमेंट की कोई भी एम्बेसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑफिस। जरा इसको देखें, अच्छे से देखें, ऑब्जर्व कीजिए। ये ब्लू मैप इंडिया को शो कर रहा है, राइट? ये देखिए, इंटरनेशनल वाटर में एक बोट है, एक शिप है, जिसका इंडियन फ्लैग इसके ऊपर है, यानी इसका ऑपरेशन राइट इंडिया ने ले रखा है। इसका मतलब इस ब्लू मैप के अलावा इस एरिया पे भी इंडिया का राइट है, तो ये भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसको इरेज कर देती हूँ। अब आगे देखिए, इंडियन एयरलाइन फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू कोलंबो, तो ये भी इंडिया का पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ मूव हो रही है, इंडिया के अंदर नहीं है, बट इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। फिर ये देखिए, यूके हाई कमीशन इंडिया में होने के बाद भी ये इंडिया का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड बैंक ऑफिस इन इंडिया, ये इंडिया का पार्ट नहीं है। मैं आपको वापस से सर्किल करके दे रही हूँ कौन कौन से पार्ट नहीं है। रेड सर्किल जो कर रही हूँ वो इंडिया में तो है, बट इंडिया का पार्ट नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक का ऑफिस नहीं है, ये यूके का हाई ऑफिस हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ये समझ में आया? इंडियन टेरिटरी में होने के बाद भी ये इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। और अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो से, वो इंडिया का पार्ट है। ये बोट इंडिया में नहीं है, फिर भी इंडिया का पार्ट है। इंडियन हाई कमीशन इंडिया का पार्ट है, और ये जो फ्लाइट ऑपरेट हो रही है इंडियन एयरलाइन की, ये इंडिया का पार्ट है। नाउ यू कैन रेज योर हैंड इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट। यस बेटा। मैम वो जो एग्जांपल था शिप वाला कि इंटरनेशनल ओशंस के अंदर जो शिप, वो ये डिवीजन कैसे हो पाता है कि मतलब यहाँ पे हम चाहें तो हमारी कोई भी सबमरीन को या शिप को अलाउंस दे सकते हैं, हम पार्शल होंगे बिल्कुल। ऑब्वियसली, तो फिर तो कैसे देखिए मतलब बेटा, हमारे अलग रिलेशंस हैं? इसमें ये होता है कि किसने पहले रिसर्च किया। अब हमने इंटरनेशनल वाटर फ्री है, राइट? अब उसपे हमने पहले रिसर्च किया कि यहाँ इस एरिया में हमें अच्छे मिनरल्स ऑब्टेन हो सकते हैं। तो सिर्फ फ्लोट करने के लिए आपको राइट नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको उस जगह पे स्टक करना है किसी चीज को और आपको वहां पे एग्जीक्यूशन राइट्स लेने, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके लिए जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स, वहां पे म्यूचुअल डिस्कशन होके हम ये वहां पे अपना पॉइंट दे सकते हैं कि हमने पहले रिसर्च आउट किया, तो हमने रिसर्च आउट कर लिया, तो हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन राइट हो गया। उस राइट को ऑब्टेन करने के लिए हो सकता है आपको कुछ पेटेंट्स भी करवाने पड़े। इज इट ओके? ओके मैम। ऑल राइट, चलिए अब देखें, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक था। इसके बाद वाले टॉपिक्स तो सिंपल सिंपल है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक था जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। आप तो इस मैप को ध्यान रखना, यहाँ क्रॉस और यहाँ क्रॉस लगा के यहाँ 3 जगह आपको टिक लगाना है, और 5 ही पॉइंट्स याद रखने। चलिए अब थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं। आपके सामने 9 पॉइंट्स है, आपको देखना है, ये आपकी बुक का ही पार्ट है, आपकी संधिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी और कौन सी नहीं आएगी। तो 1 बाय 1 आंसर्स देना शुरू करें, हैंड्स रेज करें आंसर्स के लिए। पहले तो ऊपर क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन कौन से कवर हो रहे हैं। मेक श्योर किसी पॉइंट का लॉजिक नहीं आए तो यू कैन री आस्क मी, बट सिर्फ ऐसा नहीं कि बस आंसर है तो है, क्यों है ये पता होना चाहिए। चलिए ओके, आई कैन सी 2 हैंड्स आर रेज्ड। Yes, Piyush will tell me the answer number 1. Yes, Piyush, be quick. Ma'am, first, fourth, and sixth. First won't exist. Very good. Why so? Because it is an Indian company. it is an Indian company, but as it is in London. लंदन में अगर हमारी कंपनी है, ध्यान रखना कंपनीज की हमने अभी तक बात नहीं की है, तो अगर कंपनी जहां है वही की मानी जाएगी एक बार। ऑपरेशन तो इंडिया का है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। नेशनल वाले टाइम हम इसको पढ़ेंगे।
तो अगर कोई इंडियन कंपनी लंदन में है तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ओके, सेकेंड वन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। यस, अंजलि विल गिव द आंसर। मैम इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जहाँ मतलब जो ब्रांड, ये जो कंपनी है इस नेशन के, उस नेशन के अंदर काउंट होगा। नहीं बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके माइंड में रह गया है, मैं अभी क्लियर आउट कर दूंगी। यस राहुल, सेम क्वेश्चन। मैम ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा और इसका प्रोडक्शन होगा वो अपनी जीडीपी में आएगा। हेलो, बिल्कुल, सुनिए ध्यान से वापस, जिन भी बच्चों को कंफ्यूजन। यस राहुल, योर आंसर इज करेक्ट। चलिए अब सुनिए ध्यान से, कुछ कंफ्यूजन आपको शायद रह गया है अभी भी। मेरी बात सुने, आप इस मैप को देखें दोबारा कि जिन जिन चीजों की बात हुई है ना, इसके अलावा इंडिया में भले ही कोई कंपनी है, भले ही कोई फॉरेन का इंडिविजुअल है, भले ही कोई ऑफिस है किसी और चीज का, वो सब अगर इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। किस किस को नहीं मानेंगे इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फॉरेन एम्बेसी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है तो भी वो हो के भी यहाँ का नहीं हो सकता। इसके अलावा हर वो चीज जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटायर्स के अंदर आ रही है, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर आ रही है, वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नंबर वन, इंडियन कंपनी इन लंदन। अगर इंडिया की कोई भी कंपनी लंदन में है, कंपनी भले ही इंडिया की हो बट इंडिया में तो नहीं है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर होना जरूरी है। ये क्योंकि इंडिया में नहीं है तो वी वॉन्ट कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट के आगे आपको लगा देना है क्रॉस, ठीक है। सेकेंड वन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। अगर कोई भी ऑफिस अदर देन इंटरनेशनल ऑफिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, UNO, वर्ल्ड बैंक, इनके अलावा किसी का भी ऑफिस अगर हमारी कंट्री में है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये इंक्लूड होगा। अब थर्ड बताइए, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, कंपनी इन इंडिया owned by Japanese. Raise your hands for the answer. Yes, Karthik. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। Very good morning, Karthik. मैम ये इंडिया वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा क्योंकि मैम इंडिया में है, मैम इंडिया ने ओन करी हुई है, मैम इंडिया में है, जापानीज द्वारा ओन्ड है पर। बट है तो इंडिया में, हम तो यहाँ Yes, पे ma'am. बात कर रहे हैं जो इंडिया में है। Yes, वेरी गुड, ma'am. करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कार्तिक। तो देखिए, इंडिया के अंदर अगर कंपनी है तो ओनर डजंट मैटर, कंपनी इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। नेक्स्ट, Office of Reliance Industries in New York. Who will give the answer? Office of Reliance Industries in New York. Yes, Anjali. मैम शायद ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट नहीं होगी क्योंकि इसका ऑफिस न्यूयॉर्क में है। बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि ये इंडिया में नहीं है। अब क्योंकि ये इंडिया में नहीं है, सो वी विल नॉट इंक्लूड इट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। चलिए, इसलिए हम रिफ्रेशर की चीजें प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, ये प्रैक्टिस वर्क आपको आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ऑल्दो इट इज कंपल्सरी टू कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, फोर्थ नहीं होगा क्योंकि न्यूयॉर्क में। फिफ्थ, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई, बहुत सिंपल रहने वाला है। यस पीयूष। ये नहीं है मैम। नहीं आना, श्योर? नहीं बोल रहा हूँ, ये वापस नहीं है पढ़िए। इंडिया का पार्ट डोमेस्टिक टेरिटरी का। वापस सोचिए बेटा, फिफ्थ पॉइंट की बात हो रही है। मैम कैसे होगा, जैसे वर्ल्ड बैंक और है वो नहीं होती ना। वर्ल्ड अच्छा मैम, बैंक फॉरेन अलग है बैंक बेटा। है। हाँ, वेरी हाँ, गुड, ये फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक है, बिल्कुल बेटा। वर्ल्ड बैंक डिफरेंट है, यहाँ मार्क्स कटते हैं इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम का, ये जो पोर्शन है ये काफी कंसेप्चुअल है, ध्यान रखना।
और ये आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन। तो देखिए एमसीक्यूज में आते हैं। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया के अंदर है, फॉरेन बैंक की या फॉरेन कंपनी की ब्रांच है तो वो बिल्कुल इंक्लूड की जाएगी। क्या नहीं इंक्लूड की जाएगी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई ब्रांच, वर्ल्ड बैंक का ब्रांच होती तो वो इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन एम्बेसी इन जापान, इसका आंसर कौन दे सकता है? इंडियन एम्बेसी जापान में लोकेटेड है। यस कार्तिक। मैम ये इंक्लूड होगी क्यों? टेरिटरी में। बट बेटा ये तो इंडिया में है ही नहीं, फिर क्यों इंक्लूड करेंगे? बट मैम है तो इंडियन एम्बेसी ना। बिल्कुल, हमने पढ़ा है कि एम्बेसी चाहे किसी भी कंट्री की हो, कहीं भी लोकेटेड हो, जिस नेशन की एम्बेसी है उसी नेशन की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है बट है कहाँ पे? चाइना में है। चाइना में है ना, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। नेक्स्ट, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशिया की एम्बेसी इंडिया में है, इवन व्हेन दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हम उसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एम्बेसी जहां की होती है वहीं की काउंट की जाती है। नेक्स्ट, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा ने अपनी बिल्डिंग अमेरिका में रेंट पे दे रखी है गूगल कंपनी को, तो अमेरिका में दे रखी है ना, इंडिया में तो नहीं दे रखी, तो हम इसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना। ये देखिए, ये अगर मैं बात करूं कि ये इंडिया है, तीन चीजें ऐसी होती है जो इंडिया में नहीं, इस बॉर्डर के अंदर नहीं होने के बाद भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। कौन कौन सी तीन चीजें? नंबर 1, हमारे इंडियंस कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट अगर दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं तो वो। नंबर 2, हमारे इंडियन का कोई भी एम्बेसी या कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहीं है तो इंडियन एम्बेसी, ध्यान रखना इंडियन कंपनीज नहीं, इंडियन एम्बेसीज। नंबर 3, अगर इंटरनेशनल वाटर्स पे हमने कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म या कोई फिशिंग वेसल ले लिया है तो वो हमारे इसका पार्ट होगा। ये तीन चीजें। दो चीजें बेटा ऐसी है जो इसके अंदर होने के बावजूद भी इसकी नहीं होगी। क्या क्या? ओनली 2 थिंग्स, कोई भी फॉरेन एम्बेसी और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये 3 नाम याद रख लीजिए, इनफ है। WHO, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, एक और IMF। WHO, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, IMF, ये नाम याद रख लीजिए। इनके ऑफिसेस अगर यहाँ है तो यहाँ हो के भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। अब किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो बताएं। इस टॉपिक को 100% कवर करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको इसको घर पे वापस टाइम देना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल्स फ्रेम करने पड़ेंगे और आपको इसको यहाँ से पढ़ के देखना पड़ेगा। इन 9 केसेस को आपको दोबारा अपने आप करके देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा आपको आया है या नहीं आया है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। नॉर्मल रेजिडेंट क्यों जरूरी है? ताकि हम नेशनल इनकम का कंसेप्ट समझ पाए। हैव अ लुक, रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट इज बेसिकली अ पर्सन जो ऑर्डिनरी हमारी कंट्री में रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे नेशन में है। यानी कोई भी इंडिविजुअल जो मोर देन 1 ईयर इंडिया में रह गया और इंडिया में ही वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, यानी इंडिया में ही पैसा कमा रहे हैं, इंडिया में ही उसका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसको हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। रिपीट कर रही हूँ, कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया में मोर देन 1 ईयर रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में, मोर देन 1 ईयर रहना और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है वो अर्निंग भी यही करता है, स्पेंडिंग भी यही करता है, उसको हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट में सिर्फ इंसान नहीं आते, इंस्टीट्यूशंस भी आती है, ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है। तो ये 2 पॉइंट पढ़ लीजिए, पहले रीड कर लीजिए।
नॉर्मल रेजिडेंट कवर बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूट्स, यानी अगर कोई फॉरेन बैंक है, इंडिया में ही एस्टैब्लिश्ड है, इंडिया में ही ऑपरेशन है सारा, तो हो सकता है उसको इंडिया में इंक्लूड करेंगे, हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। अभी पार्शियल नॉलेज नहीं लेंगे हम, कंप्लीट नॉलेज लेंगे आगे। तो बात क्या है कि नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल भी आता है और इंस्टीट्यूट भी आती है। आगे देखिए, इसको पढ़ें। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ लोग जो हमारी कंट्री में रह रहे होते हैं फिर भी उनको हम अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान सकते। इवन वो हमारी कंट्री में एक्सपेंस कर रहे होते हैं फिर भी हम उनको हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान सकते। किस किस को नहीं मान सकते, ध्यान से देखें। सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। अगर कोई हमारे यहाँ घूमने आया है या फिर किसी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए, जैसे अभी आईपीएल चल रहे हैं तो बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स इंडिया में आके खेल रहे हैं, अर्न भी इंडिया में कर रहे हैं, फिर भी इंडिया की डोमेस्टिक वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेगा, ठीक है, वो रहेंगे हमारे लिए फॉरेन प्लेयर ही। इसके अलावा देखिए, कोई घूमने के लिए फॉरेन कंट्री में गया है, कोई पढ़ने के लिए गया है, या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, या हो सकता है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो वो हमारी कंट्री, उसी कंट्री का होगा जिस कंट्री का वो रेजिडेंट नॉर्मली सिटीजन है, वो रेजिडेंट नहीं बन जाएगा किसी दूसरी कंट्री का, ठीक है। तो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर को हम अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं करते। सेकंड देखिए, ये पीछे से लिंक अप करना है डोमेस्टिक टेरिटरी से। जैसे इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी आई और आके काम किया, तो वो अपने साथ पाकिस्तान के एम्प्लॉयज भी तो लेके आई होगी जो 6 मंथ्स 8 मंथ्स की ड्यूटीज पे काम करते होंगे। या इंडिया में जापान की एम्बेसी आई तो वो एम्बेसी आने के साथ साथ अपने वर्कर भी तो लेके आई होगी, तो वो वर्कर हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनेंगे। इसको रीड करके देखिए, स्टाफ ऑफ फॉरेन एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स एंड ऑफिसेस, ठीक है, ये हमारी कंट्री के कभी भी नहीं बनेंगे। अगर हमारी कंट्री में ये एम्बेसी लोकेटेड भी है तो भी वो स्टाफ उसी कंट्री का माना जाएगा जिस कंट्री की वो एम्बेसी है। नंबर थर्ड देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूएनओ, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एरिया की रेजिडेंट होती है, ये किसी भी कंट्री की रेजिडेंट नहीं बनती। भले ही ये हमारे इंडिया में मोर देन 1 ईयर ये ऑर्गेनाइजेशन हो, इस इंस्टीट्यूट को हम अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान सकते, इस इंस्टीट्यूट को नहीं मान सकते। ध्यान रखना, इसमें काम करने वाला वर्कर अगर मोर देन 1 ईयर इंडिया में रह गया, यानी WHO का इंडिया में ऑफिस है, उस WHO में कोई अमेरिकन वर्क कर रहा है, वो अमेरिकन मोर देन 1 ईयर इंडिया के WHO ऑफिस में काम कर रहा है तो वो इंडिया का बन जाएगा। लेस देन 1 ईयर काम कर रहा है तो अमेरिका का ही रहेगा, बट मोर देन 1 ईयर काम कर रहा है तो इंडिया का बन जाएगा। डिटेल में आपको ये समझाऊं, अभी एक बार जनरल चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स एंड सीजनल वर्कर। अब कोई फॉरेन वेसल है इंडिया में ऑपरेट हो रही है, जैसे इंडियन एयरलाइंस थी ना, ऑपरेट हो रही है बिटवीन रशिया एंड जापान, तो वो इंडियन एयरलाइन के जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स 6 मंथ्स की 8 मंथ्स की ड्यूटीज पे उधर जाते हैं। जो क्रू मेंबर्स है वो पार्शियल शिफ्ट्स पे जाते हैं, तो वो भी उसी कंट्री के माने जाएंगे जिस कंट्री के हैं। तो वैसे ही अगर फॉरेन वेसल्स के क्रू मेंबर हमारे इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में आके कुछ टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स लिविंग नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, बॉर्डर वर्कर है। अब पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, कुछ वर्कर्स जो वहां की आर्मी के हैं वो भी इंडियन बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, तो वो उसी देश के माने जाएंगे जिस देश में वो रहते हैं, जिस देश के वो हैं, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। इवन अगर उनकी बॉर्डर ड्यूटी जो है वो किसी दूसरी कंट्री को टच कर रही है तो भी वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, पढ़िए इसको ध्यान से, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, एक बार में आपको लगेगा कि टॉपिक अभी हमारे माइंड में क्लियर नहीं हुआ है, हमें कंफ्यूजन्स हैं, तो कोई बात नहीं, अपने कंफ्यूजन्स को एक बार दिमाग में रहने दें। हम दोबारा टॉपिक को जब लेंगे, पहले तो आप जब बुक से पढ़ेंगे तो आपकी डाउट्स क्लियर होंगे,